हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज एक बार पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 से आप पढ़ रहे हैं अपने अनुपूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2, इसके चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी। हाँ स्टूडेंट्स, पिछले दिनों आपने जो वीडियो देखा उसमें लेखिका के परिचय तथा चैप्टर से रिलेटेड कुछ बात मैंने आपको बताया था और आज इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आपका चैप्टर जो है यानी पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी और लेखिका मधु कांकरिया जी। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि लेखिका जो उनकी प्रवृत्ति है, उनका जो स्वभाव है वह है घुमक्करी, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं और शहर की जो महानगरों की आबो हवा है वह उन्हें घुटन सी प्रतीत होती है और इसी घुटन के कारण लेखिका जब न तब यानी लगभग घूमने का कार्यक्रम जारी रहता है लेखिका के द्वारा और इस दौरान अपने यात्रा वृत्तांत को उन्होंने कलमबद्ध किया है। उसी कलमबद्ध की गई यात्रा वृत्तांत में यह चैप्टर है आपका साना साना हाथ जोड़ी। तो स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत होती है कि लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने गई थी। स्टूडेंट्स, लेखिका जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है वहाँ घूमने के लिए जाती हैं और वहाँ जो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जो देखा और उस चीज़ को कलमबद्ध किया है, तो लेखिका कह रही है कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों की कुछ गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रही थी। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। हाय स्टूडेंट्स, लेखिका ने जो इस शहर की सुंदरता का वर्णन किया है इन शब्दों से, उसमें बता रही है कि किस प्रकार रात के समय में सिक्किम शहर का ये सिक्किम का गैंगटॉक जो सितारों की रोशनियों से नहा रहा है, उसकी सुंदरता का वर्णन लेखिका ने यहाँ किया है। और फिर कह रही है लेखिका कि वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सब कुछ सुंदर था कहने का मतलब गैंगटॉक का सुबह सुंदर था, गैंगटॉक का शाम सुंदर था और गैंगटॉक की रातें सुंदर थी। यस स्टूडेंट्स, चारों तरफ की आबो हवा व दृश्य बहुत ही खूबसूरत था जिसे लेखिका ने अनुभव किया है। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में है कि रात में सितारों की जगमगाहट झालर ने उसे इतना सम्मोहित किया कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ये प्रार्थना वो करने लगती है। हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो पाठ है इसका शीर्षक भी है साना साना हाथ जोड़ी और इसी शब्द का है यह हिंदी रूपांतरण लेखिका के द्वारा किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे और चूंकि वहाँ की रात से तो लेखिका काफ़ी प्रभावित है, रात का जो मनोहारी दृश्य है, मनमोहक दृश्य है, उससे लेखिका काफ़ी प्रभावित है और लेखिका बता रही है कि वह दृश्य उनको सम्मोहित कर रहा है, यानी उनकी मन को लुभा रहा है और कुछ इस कदर कि उन जादू के क्षणों में लेखिका का सब कुछ उपस्थित था, अर्थहीन था। मतलब एकदम सी स्थिर होकर के उस दृश्य को अपने हृदय में लेखिका समाहित कर रही है। और फिर लेखिका कह रही है कि मेरी चेतना यानी आत्मा, मेरी चेतना मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था
और थी अतीन्द्रियता। क्या थी? तो अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता शब्द का अर्थ मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर दूं बच्चों। अतीन्द्रियता का अर्थ है इंद्रियां, जो मानव की जो इंद्रियां हैं, यानी किसी चीज को आप जब गौर से देखेंगे, किसी चीज से आप जब प्रभावित होंगे, चाहे वह कोई दृश्य हो, दुख हो, सुख हो, तो आप देखेंगे कि उस समय आपकी जो इंद्रियां हैं स्थिर होकर उस चीज को अपने अंदर समावेशित करती है। ठीक यही स्थिति लेखिका की वहां पर हो रही है उस दृश्य को देखकर गैंगटॉक शहर की। ओके स्टूडेंट्स, धीरे धीरे एक उजास सा उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना इनके होठों को छूने लगी। ये जो प्रार्थना है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ये प्रार्थना वो करने लगती हैं। इसके बारे में कह रही हैं कि साना साना हाथ जोड़ी। यह एक नेपाली प्रार्थना है जो नेपाली युवती से लेखिका ने सीखी है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूं प्रार्थना, हामरो जीवन तिम्रो कैसे ली। हाँ स्टूडेंट्स, यह नेपाली भाषा की प्रार्थना है जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। लेखिका कह रही है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना का अर्थ यहाँ पर छोटे छोटे हाथ से है। ओके स्टूडेंट्स, और आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल लेखिका कह रही है कि मैंने एक नेपाली युवती से सीखी थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर, कि अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो गई। स्टूडेंट्स, जब अगली सुबह लेखिका कह रही है कि हमें युद्धगाम के लिए निकलना पड़ा था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकोनी की तरफ भागी। यानी लेखिका जहां रुकी थी गैंगटॉक में, वहां से वह बालकोनी की तरफ भागती हैं और यहाँ के लोगों ने लेखिका को बताया था कि अगर मौसम साफ रहा तो बालकोनी से भी कंचनजंगा दिखाई देगी। परंतु दुर्भाग्यवश मौसम साफ न था और लेखिका इस दृश्य को, यानी बालकोनी से कंचनजंगा के दृश्य को ना देख सकी। परंतु लेखिका प्रसन्न होती है इसके बावजूद भी कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को तो वह ना देख सकी, पर मौसम अच्छा न होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था और पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों का कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद थे। अर्थात बच्चों यह कि आप देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे कई मंदिरों का उदाहरण है, आप सुनते हैं पढ़ते भी हैं, तो मंदिरों के कपाट यानी पट जो है, दरवाजे, वह बंद कर दिए जाते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा हिमस्खलन होने की वजह से यात्रियों या दर्शनार्थियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जान भी चली जाती है। इसीलिए सरकार के द्वारा निर्देशित होने पर कपाट को बंद कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से लेखिका कह रही है कि मैं भी उस दृश्य को ना देख सकी, जैसे लग रहा हो कि ठाकुर जी की कपाट की तरह यहाँ भी बादलों ने उस कपाट को बंद कर दिया, जो बालकोनी से वह उस दृश्य को ताक पाती, उस दृश्य का आनंद ले पाती कंचनजंगा का। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु वहां जो फूल खिले थे उन वादियों में, वहां जो फूल खिले थे उन सारे फूलों को पैरों पर वह देख रही थी और वह फूल इतने मनमोहक और खूबसूरत थे कि लेखिका के हृदय को भा गए और लेखिका काफी प्रसन्न हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा नंबर, कि वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 यानी 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने के लिए अपनी सहयात्री मणि और गाइड जिनके नार्गे के साथ रवाना हुई। स्टूडेंट्स, लेखिका बता रही है आगे कि बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युद्धगाम था और युद्धगाम यानी कि घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां
आपको वहां पर मिलेंगी। लेखिका ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस दृश्य का, मनोहारी दृश्य का जो वर्णन लेखिका यहाँ कर रही हैं वहां आप भी खो गए हो। स्टूडेंट्स, तो वहां से निकलती हैं लेखिका 149 किलोमीटर की दूरी पर जो युमथांग है वहां के लिए। और युमथांग यानी कि ऐसी घाटियां हैं जो सारे हिमालय की गहनतम घाटियां हैं और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको वहां पर। और लेखिका के साथ में इनके सहयात्री जो कि ड्राइवर कम गाइड, कहने का मतलब वो ड्राइवर भी है और गाइड यानी दिशा निर्देशित करता है, उन जगह के बारे में, उन स्थानों के बारे में बताता चलता है। इसलिए लेखिका ने अपने उस ड्राइवर को ड्राइवर कम गाइड की भी संज्ञा दी है। स्टूडेंट्स, तो उनके साथ यानी जिसका नाम है नार्गे, उसके साथ लेखिका वहां से रवाना होती है। और जब रवाना होती है वहां से तो वहां उन्हें बर्फ मिलेंगी। ऐसा लेखिका जो है उस नार्गे ड्राइवर से कहती है कि क्या वहां बर्फ मिलेगा। मतलब एक बचकाना सा सवाल, जैसे बच्चे किसी बात को उत्सुकता से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेखिका मधु कांकरिया जी ने अपने उस ड्राइवर नार्गे से पूछा कि क्या वहां बर्फ मिलेगी। और उनका ड्राइवर भी मुस्कुराता है कि चलिए, तो आगे बर्फ अवश्य ही मिलेंगे और वह काफी सुंदर, आपको मनोहारी भी मिलेंगे, जो आपके हृदय को जरूर अच्छा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अब आप पॉइंट नंबर 5 इसमें देखेंगे कि वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। लेखिका जो कंचनजंगा की चोटी देखने के लिए रवाना होती है यानी युमथांग के लिए, तो वहाँ जब वो जाती हैं, पहुँच रही होती है रास्ते में, तो जो निकटतम स्थान है वहाँ से जो दृश्य उपस्थित होता है उसका वर्णन आगे लेखिका कर रही हैं कि जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ों के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। स्टूडेंट्स, लेखिका का कहना है कि जैसे लेखिका आगे बढ़ती हैं तो चूंकि पहाड़ी स्थानों पर जो मूल रूप से पेड़ पाए जाते हैं उनमें चीर, देवदार वगैरह होता है जो नुकीले होते हैं, जिसकी आकार इस प्रकार से होता है ताकि उस पर बर्फ गिरे तो आसानी से नीचे सरक जाए और पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए लेखिका आगे बढ़ती हैं और पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने के साथ साथ आगे जब बढ़ती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक लाइन से यानी एक कतार में लगी है क्या, तो सफ़ेद रास्ते में उन्हें बौद्ध अनुयायियों की लगभग पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे कि अनुयायियों की लगाई सफ़ेद और रंगीन झंडियाँ दिखाई दी। यानी जब लेखिका आगे बढ़ी तो उन्हें बौद्ध धर्मों के द्वारा लगाई गई सफ़ेद झंडियाँ, यानी झंडे होते हैं, छोटे झंडे को झंडियाँ कहते हैं, तो इस तरह के सफ़ेद और रंगीन झंडियाँ भी उनको दिखाई दी। अब यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, आप ये जानते हैं। तो लेखिका कह रही है कि जो ध्वज है लहराती हुई, यह शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं जिस पर कि मंत्र भी लिखे हुए हैं। हाँ स्टूडेंट्स, वो जो सफ़ेद पताका है उस पर मंत्र लिखी हुई है और वहीं पर उनका ड्राइवर जो नार्गे है वह बताता है कि यहाँ बुद्ध की बड़ी ही मान्यता है, यानी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं उसको उसका पालन करने वाले उस धर्म के अनुयायी लोग हैं वहाँ पर। और जब भी किसी बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनको बौद्धिस्ट कहा गया है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। हाँ स्टूडेंट्स, 108 सफ़ेद झंडियाँ या यूँ कहें सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती है
जिसे उतारा नहीं जाता है, बल्कि वह जो सफेद झंडियां हैं वह स्वतः ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यानी उसको हटाया नहीं जाता है लगाने के बाद। ऐसा जो इनका ड्राइवर है नार्गे वह लेखिका को जानकारी दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे नार्गे फिर कहता है, वह बोलता ही जा रहा था और लेखिका की जो नज़र है उसकी जो जीप चल रही है, उस जीप में लगी हुई दलाई लामा की एक तस्वीर है। उस तस्वीर पर लेखिका की निगाह अचानक से टिक जाती है। लेखिका उस तस्वीर को देखे जा रही है और नार्गे बोलता जा रहा है, सफर यूं ही चलता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेखिका सोच रही है कि इस तरह की तस्वीर कई दुकानों पर भी लेखिका ने देखी है। दलाई लामा की ऐसी तस्वीर दुकानों पर लगी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 में कि कुटिया में पापों को धोने वाला प्रेयर व्हील भी लेखिका वहां देखती है। यानी एक कुटिया है, जो कुटिया कहने का मतलब झोपड़ी, तो ये कुटिया रास्ते में उनको मिलता है जहां पर उन्हें एक प्रेयर व्हील दिखता है। व्हील यानी एक प्रकार का चक्र, और उसका नाम है प्रेयर व्हील। तो उसी रास्ते पर लेखिका बता रही है कि उन्होंने देखा कि कुटिया के भीतर घूमता चक्र, और यह क्या है। अगर लेखिका जब पूछती है कि यह क्या है, तो नार्गे चूंकि एक अच्छा गाइड का भी काम कर रहा है, ड्राइवर तो है ही, और साथ ही उसको बहुत अच्छी जानकारी भी है, इसलिए वह उन चीज़ों के बारे में जानकारी भी देता जा रहा है। लेखिका के पूछने पर वह कहता है कि मैडम यह धर्म चक्र है। क्या कह रहा है कि यह धर्म चक्र है जिसे प्रेयर व्हील कहा जाता है, और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वह इसको मानते हैं कि उस प्रेयर व्हील को घुमाने से जो मानव के जीवन में तकलीफ है, परेशानियां हैं, जो पाप है, वह सारे पाप खत्म हो जाते हैं उस प्रेयर व्हील को घुमाने से। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके आगे कहानी और लंबी है स्टूडेंट्स, तो इसके सेकेंड पार्ट को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसको आप पार्ट 1 मान लें, क्योंकि यह पार्ट जो है वह लंबी है, इसलिए बाकी इसके पार्ट को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आप संध्या में 7 बजे से 8 बजे के बीच ग्रुप में इसे सेंड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।